नमस्कार साथियों, आज हम कला एवं संस्कृति के एक ऐसे अध्याय पर बात करने वाले हैं जो वस्तुतः बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। चुनौतीपूर्ण इस संदर्भ में है क्योंकि जिस टाइम पीरियड की आज हम बात करने वाले हैं, जिस समय की कला के बारे में हम बात करने वाले हैं, उसके बारे में हमारे पास लिखित साक्ष्य कोई मौजूद नहीं है। तो हमें तमाम तरह के चुनौतियों का सामना यहाँ करना पड़ेगा, लेकिन आप लोग पेशेंस बना के रखिएगा। आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम इस बात को आसानी से समझा ले जाएं, इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रागैतिहासिक कला की, जिसको प्री हिस्टोरिक आर्ट भी कहते हैं। तो सवाल यहाँ सबसे पहले यह उठता है, मैं बताता हूँ हमेशा जब भी किसी टॉपिक को आप कवर करिए तो आप इस बात का चिंतन अवश्य करिए कि इस विषय का अध्ययन महत्वपूर्ण क्यों है, इसका रिलेवेंस क्या है। और इस विषय के साथ तो यह प्रश्न और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक ऐसे समय की हम बात करने वाले हैं जहाँ पर संस्कृति सभ्यता का उदय नहीं हुआ है, जहाँ पर कोई सौंदर्य बोध इंसान के अंदर विकसित नहीं हुई है, जहाँ पर अर्थान्वेषण, जो हमने पिछली क्लास में अपने समझाया था कि भारतीय कला के जो तत्व हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण है अर्थ। तो यहाँ पर अर्थान्वेषण भी संभव नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत चुनौतीपूर्ण है। इसके अलावा कला सामग्री विकसित नहीं हुई है अभी तक। कला बहुत ही एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर तमाम तरह की सामग्रियों का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन ऐसी सामग्रियाँ वहाँ पर विकसित नहीं हुई हैं क्योंकि इंसान अभी आदिमानव के प्रारूप में रह रहा है। तो एक एक करके इसका हम उत्तर देते हैं कि ये चुनौतियाँ होने के बावजूद अध्ययन क्यों जरूरी है। सबसे पहली बात हमने करी थी कि संस्कृति सभ्यता का उदय नहीं हुआ था, लेकिन हमें आज जो हम चारों तरफ अपनी कलाकृतियाँ देखते हैं, तमाम तरह के कलाकारों को देखते हैं, तो हमें ये जानने की इच्छा ज़रूर होनी चाहिए कि इनका प्रारंभ कैसे हुआ, इनका उदय कैसे हुआ। इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सौंदर्य बोध उस समय के इंसान में नहीं था, लेकिन देश काल परिस्थितियों के हिसाब से अगर देखें, देश काल के सापेक्ष देखें, तो उस समय के मानव के द्वारा कलाकृतियों का निर्माण करना, सृजन करना, ये उनकी महानतम उपलब्धि थी। आज की डेट में हम एआई का इस्तेमाल करते हैं जो हमें लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन हमें नहीं लगता कि बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए नहीं बड़ी चीज़ है क्योंकि हमारे पास संसाधन पर्याप्त मात्रा में विकसित हो चुके हैं। हमारा जो मस्तिष्क है उसका पर्याप्त मात्रा में विकास हो चुका है। तो उस समय के बारे में समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमें आज को समझने के लिए कल को जानना अनिवार्य हो जाता है। अर्थात अगला है आपका अर्थान्वेषण। संभव नहीं है, या बहुत दुरूह है, या बहुत जटिल है, लेकिन तत्युगीन परिस्थितियों को समझने के लिए हमें ये काम जरूर करना चाहिए कि वहाँ के बारे में, वहाँ के सृजन के बारे में, वहाँ के परिवेश के बारे में जानना है तो उस समय की कलाकृतियों को हमें देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। इसके अलावा जो कला सामग्री होती है, कैनवास होता है, ब्रश होता है, रंग संयोजन होता है, इन सब चीज़ों की समझ विकसित नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके उपलब्ध संसाधनों का बेहतर से बेहतर प्रयोग करना, ये बहुत बड़ा जो है हमारे लिए विषय है, जो उस समय के कलाकृतियों को देखकर, उनका अध्ययन करके हम समझ सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से जटिल परिस्थितियों में कला सामग्रियाँ जो उपलब्ध थीं उनका बेहतर से बेहतर उपयोग किस प्रकार से उन्होंने अपने कला के शिल्पांकन में किया है, चित्रण में किया है। खैर, अगर हम टाइम पीरियड की बात करें कि हम किस समय की कला के बारे में, हम तो पहले बता दिए कि भाई प्रागैतिहासिक काल, लेकिन प्रागैतिहासिक काल बहुत विशद है, बहुत विशाल है। उस विशाल कालखंड में से कौन से कालखंड को हम यहाँ अपने अध्ययन का विषय बनाने जा रहे हैं, ये आपको बता देना चाहते हैं हम। तो उच्च पुरा पाषाण काल का जो समय है, आपको पता है कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। आपका जो है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो जो पुरा पाषाण काल है उसको पुनः 3 भागों में बांटा गया है।
निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल तथा उच्च पुरापाषाण काल। तो उच्च पुरापाषाण काल से शिल्पांकन का कार्य हमको मिलने लगता है, चित्रांकन का कार्य हमको मिलने लगता है। तो उच्च पुरापाषाण काल की अगर हम बात करें तो लगभग 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 9,000 8,000 ईसा पूर्व के आसपास तक का जो समय है वह आपके उच्च पुरापाषाण काल में रखा गया भारतीय संदर्भ में। इसको वैश्विक संदर्भ में सोचने समझने की गलती मत करिएगा, क्योंकि वैश्विक संदर्भ जब लेंगे तो वहाँ पर जो टाइम पीरियड है वह वेरिएट करेगा। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, जो लगभग 8,000 9,000 ईसा पूर्व से शुरू होकर 4,000 ईसा पूर्व तक चलता है। उसके अवान्तर काल में भी कुछ चित्रांकनों का कार्य जारी रहा, उस समय को हम लोग लेंगे। अगर हम इनके रंग संयोजन की बात करें कि जो इन्होंने चित्रण अभिप्राय संजोए हैं उनका रंग संयोजन क्या था, तो वहाँ पर 3 प्रमुख रंगों का प्रयोग मिलता है। आपको मिलता है लाल, काला तथा सफ़ेद। ये 3 रंग हमको प्राप्त होते हैं। सफ़ेद को रंग कहना एक तरह से ठीक नहीं है तकनीकी रूप में, लेकिन यहाँ समझने के लिए आप इसको इस रूप में ले सकते हैं। तो अगर काले रंग की बात करें तो काला रंग कैसे वो निर्मित कर रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, तो यहाँ पर आप पाएंगे कोयला, काजल तथा कालिख, इनका प्रयोग वो लोग कर रहे हैं अपने काले रंग को बनाने के लिए। आज भी आपको पता होगा जब दीपावली आती है तो घर की जो माता होती हैं, मदर्स होती हैं हमारी, वो विशेष तरीके से एक काजल तैयार करती हैं और दीपावली की रात काजल लगाना अनिवार्य होता है, अपरिहार्य होता है। ऐसी परंपरा है कि जो नहीं लगाएगा तो तमाम तरह की कहानियाँ गांव में विकसित हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन कौन सी कहानी किसके गांव में विकसित है, कि माता लोग, दादी लोग क्या सुनाती हैं कि अगर काजल नहीं लगाओ, क्योंकि हम लोग काजल लगाने से भागते हैं। मेरी माता खुद हमारे पीछे जो है बड़ा परेशान रहती हैं कि हम काजल नहीं लगवाते हैं, लेकिन तब भी अंत में सरेंडर करना पड़ता है भाई, सबको सरेंडर करना पड़ता है, क्योंकि माँ से बड़ा कोई भी सत्ता जो है दुनिया में हमारे लिए फ़िलहाल प्राइमरी नहीं होता है, वो प्राइम होती हैं, एक तरह से प्राइम मिनिस्टर होती हैं वो। तो खैर, सफ़ेद रंग की अगर हम बात करें तो सफ़ेद रंग का इस्तेमाल जो आदिमानवों ने किया है वह खड़िया का इस्तेमाल किया है, जिसको चाक कहते हैं। हम लोग बचपन में जो लोग प्राइमरी पाठशाला में पढ़े होंगे वो दुद्धि शब्द सुने होंगे, तो वो विशुद्ध रूप से खड़िया ही होता था। चाक तो उसका थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है, तो उसका इस्तेमाल करते हैं। और चर्बी का प्रयोग कभी कभी करते हैं चाक में मिलाकर उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए, यानी रंग की ड्यूरेबिलिटी थोड़ा बढ़ जाए, थोड़ा सा फिनिशिंग आ जाए, थोड़ा शाइनिंग आ जाए, तो इसके लिए वो लोग जानवरों की चर्बी का प्रयोग करते थे। आपको पता होगा कि जानवरों की जो चर्बी, किसी की भी चर्बी हो, वह जो है सफ़ेद वाइट कलर्ड होती है, तो इसलिए उसका प्रयोग करते थे। इसके अलावा लाल रंग की बात करें तो लाल रंग को लाल रंग कहना पूरी तरह से उचित ना होगा, क्योंकि जो गेरू होता है, गेरुआ होता है, वह लाल रंग का एक शेड होता है, हिरोनी कलर भी उसको कहते हैं। तो वह जो शेड है उसका प्रयोग भी इन्होंने अपने चित्रांकन अभिप्राय में किया है। और गेरुआ तो बड़ा ही प्रसिद्ध जो है शब्द है, लेकिन उसका मतलब रंग से है, इस बात को समझ लीजिए, नहीं तो फिर वो जो बहुत ही प्रसिद्ध गाना है उसी को लेकर आप चलते रहें और फिर आपको पता ही न चले कि गेरुआ होता क्या है। तो आप लोग देखे होंगे कि गांव में जब कोई शादी विवाह होता है तो जो महिलाएं तमाम तरह के अलंकरण बनाती हैं दीवारों पर, अब तो पक्की दीवारें हो गई हैं, थोड़ा सा कम होता है लेकिन अभी भी होता है। कच्ची दीवारें जब पहले होती थी, कच्चे घर होते थे, तो उस पर बहुत अच्छी तरीके से उसको बनाया जाता था। यहाँ तक कि जो कोहबर होता है शादी का, जो मुख्य कक्ष होता है जहाँ पर शादी संपन्न होती है, उसकी तमाम गतिविधियाँ वहाँ होती हैं, जुआ उआ खिलाया जाता है वहाँ पर, वो आप लोग आगे चल के जान जाएंगे जब विवाह होगा, और परंपरागत तरीके से होगा तभी जान पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं जान पाएंगे। खैर, पत्थरों को पीसकर लाल रंग जहाँ से निकल सके हमारे लिए, उन पत्थरों को पीसकर उसको जो है बनाया जाता था। कभी कभी वो लोग उसमें वनस्पतियाँ भी शामिल करते रहे होंगे, ऐसा हमारा अनुमान है, ऐसा हमारा अंदाज़ा है, और कई जगहों पर इसके साक्ष्य भी मिले हैं। अब सवाल उठता है कि जो तूलिका है, तूलिका का प्रयोग कैसे करते थे। तूलिका का मतलब सामान्य शब्दों में सुनिए तो वह कूची को कहते हैं, कूची ब्रश जिससे हम पेंटिंग का काम अपने करते हैं। तो वह तूलिका का प्रयोग रेशेदार लकड़ी से, बांस से करते थे, और ये बहुत कठिन नहीं है। आपको पता है, जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे वो लोग कभी न कभी दातुन जरूर किए होंगे। तो यह जो दातुन को
दांतों से दबाकर उसका कूचा बनाते हैं, उसकी कुची बनाते हैं, जिससे हम अपना दांत साफ करते हैं गाँव में, तो उसका प्रयोग इन्होंने तूलिका के रूप में किया है, यानी कूची के रूप में किया है। इसके अलावा जो रंग मिलाने का एक पात्र भी चाहिए होता है, तो उस समय कटोरी और ये सारी चीज़ें तो थी नहीं, तो उसके लिए उन्होंने एक बड़ा ही विशेष उपकरण अपनाया। आपको पता है कि आदिमानव जब थे, यानी कि जो हमारा पाषाण काल था, वहाँ पर तमाम जो उपकरण हैं वह हमें उसके जो है हड्डियों के भी मिलते हैं, क्योंकि मानव पूरी तरह से पशुओं के शिकार पर केंद्रित था, आश्रित था। पशुओं का शिकार करना उनका प्राइम वर्क था। तो पशुओं, जो बड़े पशु होते हैं, उनका जो जांघ के ऊपर की हड्डी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं पुट्ठा, पुट्ठे की जो हड्डी होती है वहाँ पर एक कटोरी नुमा आकृति होती है, तो उसको वो लोग प्रयोग करते थे रंग मिलाने के पात्र के रूप में। तो ये मोटा मोटी एक जानकारी हो गई कि उस समय जो हमारे पास चित्रांकन के उपकरण थे वो कौन कौन से थे, रंग संयोजन क्या था, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता था। इसको बहुत विस्तार से जब हम एमए पढ़ाते हैं, खासकर उसमें जब चित्रकला वाला पार्ट पढ़ाते हैं, तो उसको बहुत विस्तार से बताते हैं। अभी आपके लिए इतनी आवश्यक नहीं, क्योंकि आप बीए थर्ड ईयर के हैं। तो खैर, जो क्षेत्र था कि किन किन क्षेत्रों से यह कलाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं, ये चित्रण अभिप्राय प्राप्त हुए हैं, तो उन क्षेत्रों को थोड़ा सा एक नज़र आप डाल लीजिए। तो इसमें उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हम शुरुआत यहीं से करते हैं, क्योंकि हम यहीं के निवासी हैं, तो हम उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर, बनारस तथा बांदा। मिर्ज़ापुर तो बहुत फेमस है, मिर्ज़ापुर हमारे बगल का एक पड़ोसी ज़िला है, प्रयागराज के बगल में है। तो मिर्ज़ापुर में आप देखेंगे कि 3 ऐसे पुरास्थल हैं, बघईखोर, मुरहाना पहाड़ और लिखहिया। ये 3 जो क्षेत्र हैं उनका प्रयोग हम लोग यहाँ पर उनके क्षेत्रों में हम पाते हैं कि कुछ चित्रण अभिप्राय आपको प्राप्त होते हैं। मुरहाना पहाड़ तो मैं खुद गया हूँ, मैंने देखा है वहाँ पर अपनी आँखों से। और भी बहुत से ऐसे साइट्स हैं मिर्ज़ापुर में जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, अभी तक उनका जो है एक्सप्लोरेशन नहीं किया जा सका है, लेकिन वहाँ पर भी आपको चित्रण अभिप्राय मिलते हैं स्टोन एज के। इसके अलावा उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कुमायूं का जो क्षेत्र है, वहाँ से कुछ चित्रण अभिप्राय हमको प्राप्त हुए हैं जो प्रागैतिहासिक काल की तरफ इशारा करते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश हमारा पड़ोसी ज़िला है, हमारा पड़ोसी जो है राज्य है, तो पड़ोसी राज्य हमारा मध्य प्रदेश है। वहाँ के भी बहुत सारे क्षेत्रों से, और सीधे सीधे कहें तो अभी तक भारत में चित्रण अभिप्राय जो प्रागैतिहासिक काल के प्राप्त हुए हैं, उसमें सबसे अधिक मात्रा में मध्य प्रदेश से मिले हैं। तो मध्य प्रदेश में रायगढ़, जबलपुर, रीवा, सागर, पन्ना, पंचमढ़ी बहुत प्यारी जगह है, बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। कभी आपका जाने का मन हो तो ज़रूर वहाँ जाइएगा। और आज की डेट में अगर जाते हैं तो आए है क्या, मतलब ज़बरदस्त है। वहाँ पर एक बी वाटरफॉल है, अगर आप वहाँ खड़े होंगे नीचे तो उसका नामकरण बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब नीचे आप खड़े होते हैं तो आपके ऊपर जब पानी की बूंदें गिरती हैं ऊपर झरने की, तो ऐसा लगता है कि मधुमक्खी डंक मार रही है। इसी के नाम पर इसका नाम बी वाटरफॉल पड़ा है। तो आप देखेंगे पंचमढ़ी, भोपाल, भीमबेटका बहुत ही अच्छी जगह है, लेकिन कभी भी वहाँ पर अप्रैल, मई, जून में जाने की गलती मत करिए, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ती है वहाँ। तो ये क्षेत्र है आपका दतिया, मंदसौर। इन जिलों से आपको बड़ी मात्रा में प्रागैतिहासिक काल के चित्रण अभिप्राय आपको प्राप्त होते हैं। भीमबेटका में मैंने देखा है कि वहाँ पर जो चित्रण संजोए गए हैं बहुत ही उम्दा किस्म के हैं, बहुत ही बढ़िया। यूँ कहें कि जो पंचमढ़ी है और भीमबेटका है, इन दोनों क्षेत्रों में सबसे उत्तम कोटि के जो है प्रागैतिहासिक चित्रण अभिप्राय आपको प्राप्त होते हैं, समस्त पुरास्थलों को अगर आप ले लीजिए तो। खैर, दक्षिण भारत भी इससे अछूता नहीं था। दक्षिण भारत में कर्नाटक तथा तमिलनाडु, और सबसे अधिक मात्रा में कर्नाटक, इन दोनों राज्यों से हमको बहुत सारे चित्रण अभिप्राय आदि मानवों के प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर कर्नाटक की बात करें तो उसमें कोप्पल है, मास्की है, आपका ऋष्यमुख पर्वत है, पिकलीहल है। इन क्षेत्रों से आपको चित्रण अभिप्राय मिलते हैं। हैदराबाद जो कि आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा था, लेकिन आज की डेट में वह तेलंगाना की राजधानी है। तो
हैदराबाद से भी मिलता है। रही बात तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में कोडई कनाल नाम की जगह से आपको चित्रण अभिप्राय मिलते हैं। अब इन प्रागैतिहासिक चित्रण अभिप्रायों को किस प्रकार से विभाजित किया जाए कि आपको पढ़ने में, समझने में आसानी हो, इसको किस प्रकार से क्लासिफाई किया जाए, तो इसके लिए तमाम कला मर्मज्ञों ने, इतिहासकारों ने तथा पुरातत्वविदों ने, इन सब लोगों ने मिलकर प्रयास किया कि कई भागों में इनको बांटकर जो है डिस्कस किया जाए, इनका बंटवारा कैसे किया जाए। तो गार्डन चाइल्ड नाम के एक बहुत बड़े पुरातत्ववेत्ता रहे हैं, इतिहास के भी मर्मज्ञ रहे हैं। तो गार्डन चाइल्ड ने सबसे पहले शैलीगत विभाजन का प्रयास किया कि शैलियों के आधार पर इन समस्त चित्रण अभिप्रायों को बांटा जाए और लोगों को समझने में, पढ़ने में आसानी हो। लेकिन कालांतर में वी.एस. वाकणकर, जो भारत के प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता हैं, एमिनेंट हिस्टोरियन भी हैं, श्याम कुमार पांडे, इन लोगों ने मिलकर क्या किया, तिथि परक विभाजन करने का प्रयास किया। श्याम कुमार पांडे ने अपना खुद का एक विभाजन दिया है जो आप लोगों के समझने के दृष्टिकोण से बीए लेवल पे या सिविल एस्पिरेंट लेवल पे समझने के लिए ज़्यादा सटीक है, ज़्यादा परफेक्ट है। तो उन्होंने 5 वर्गों में समस्त चित्रण अभिप्रायों को विभाजित कर दिया। अब ये जो 5 आपके मिल रहे हैं, तो इनको जो बांटा गया है उसमें जो पहला बंटवारा हम देखेंगे उसे नाम दिया गया स्वाभाविक चित्रण अभिप्राय का, यानी स्वाभाविक चित्र हैं। इसमें पशुओं का ही अंकन किया गया। यहाँ इंसान आपको नहीं मिलेंगे, इंसानों की शरीर आपको नहीं मिलेगी इस प्रकार के चित्रण अभिप्रायों में। पशुओं को स्वाभाविक रूप में दिखाने की कोशिश की गई है। उनकी भारी भरकम शरीर, बड़े पशुओं का प्रयोग ज़्यादा किया गया यहाँ चित्रण के लिए। उनके शरीर को रंगों से भरने का प्रयास किया गया है। और अगर इस प्रकार के चित्रण आपको देखने हैं तो आपको भीमबेटका जाना चाहिए, वहाँ पर आपको इस प्रकार के चित्रण अभिप्राय दिखाई पड़ेंगे। दूसरे नंबर पर आता है शैलीबद्ध। शैलीबद्ध में थोड़ा सा अधिक विकास हुआ, चित्रण अभिप्राय थोड़ा और ज़्यादा संजीदा हुई, थोड़ा और ज़्यादा उसमें गंभीरता आई, थोड़ा और ज़्यादा उसमें विकास हमको परिलक्षित होता है। यहाँ पर आपको देखेगा कि पशु के साथ साथ मानव का भी चित्रण किया जाने लगा। यह वह कैटेगरी है जहाँ पशुओं के साथ साथ मानव का भी चित्रण किया जाने लगा। इसके अलावा मानव की जो शरीर है, उसकी जो काया है, उसको पटरीदार टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से भरने की कोशिश की गई। पहले वाले में आपने देखा कि पशुओं के शरीर को भरने के लिए प्रयोग किया गया रंगों का, लेकिन यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी आड़ी तिरछी रेखाओं का प्रयोग किया गया मानव के शरीर को भरने के लिए। शरीर भरने से तात्पर्य है कि जो उन्होंने स्केच बनाया, मान लीजिए हमारी स्केच बनती है तो हमारा जो ये शरीर है वहाँ पर तो रिक्त स्थान रहेगा, पाषाण देखेगा सामने सामने, क्योंकि पाषाणों पर ही, पाषाण खंडों पर ही इनका निर्माण किया जा रहा है, चट्टानों पर इनका निर्माण किया जा रहा है। तो उनका शरीर आर पार चट्टान न दिखे उसके लिए आड़ी तिरछी रेखाओं का प्रयोग उन्होंने किया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको भाव प्रवाह थोड़ा अधिक मात्रा में दिखाई पड़ रहा है, यानी कि जो उनके एक्सप्रेशंस हैं उनको प्रकट करने में थोड़ी ज़्यादा सफलता मिली है यहाँ पर आदि मानवों को। यहाँ एक नई बात हमको प्राप्त होती है कि यहाँ कुछ नए रंगों के शेड्स निकल के सामने आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ कत्थई रंग, गुलाबी रंग तथा रामरज या पीला, हल्का पीला, जिसको गोधूल भी कह सकते हैं, मतलब हल्का पीला, इसीलिए उसको रामरज भी कहते हैं, उन रंगों का भी प्रयोग करने का प्रयास आदिमानव ने किया है। अब जो तीसरा कैटेगरी हमको मिलता है यहाँ पर इनके द्वारा बांटे गए, विभाजन किए गए उस पूरे के पूरे चित्रण अभिप्राय में, वह मिलता है नियोजित व अलंकृत। ये तीसरा श्रेणी है। यहाँ पर क्या है कि अब मानवाकृतियों को थोड़ा और ज़्यादा लंबा बनाने की कोशिश की गई है, यानी हाइट थोड़ी बढ़ाई गई इंसानों की, सीधा और स्थिर होने की जगह। अभी तक जो हमने चित्रण अभिप्राय देखे दोनों कैटेगरीज़ में, वहाँ अधिकांश जो चित्र हैं वहाँ पर ऑब्जेक्ट को स्थिर दिखाया गया है, यानी कि उसको डायनेमिक नहीं दिखाया गया है, गतिशील नहीं दिखाया गया है। अब इस श्रेणी में आकर गतिशीलता पर्याप्त मात्रा में दिखाई पड़ती है, उनको गतिशील अवस्था में दिखाया जा रहा है, चाहे वह पशु हों चाहे वह मानव हों। दौड़ते, भागते, उछलते, कूदते पशुओं का अंकन किया गया है।
यहाँ पर अधिकांशतः हिंसक पशुओं का जो है दृश्यांकन किया गया है। हिंसक पशुओं को दर्शाने पर जोर दिया गया है इस कैटेगरी में। सामूहिक शिकार के दृश्य भी आपको प्राप्त होने लगते हैं, यानी कि इंसान समूह में शिकार का कार्य संपन्न कर रहा है। और कुछ तो ऐसी जो है स्केचेस हैं जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग हैं, उनको देखेंगे आप तो लगेगा कि पशु को मानव दौड़ा रहे हैं। पशु भाग रहा है, हाँफते हुए भाग रहा है। उसके हाँफते हुए शैली को भी, हाँफते हुए रूप को भी वहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है कि इंसान दौड़ा के शिकार कर रहा है, पशु हाँफते हुए भाग रहा है। तो इस प्रकार के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको यहाँ पर प्राप्त होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग चौथी श्रेणी में आते हैं। वहाँ पर परंपरागत चित्र। तो परंपरागत चित्रों में थोड़ा सा सांस्कृतिक अवस्था की तरफ हम लोग बढ़ने लगते हैं, यानी मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल के बीच का जो एक संक्रमण काल था, उस काल की गतिविधियों को आप यहाँ स्पष्टतः देख सकते हैं। यहाँ जीवन निर्वाह के दृश्यों का अंकन किया जाने लगा, हल बैल का अंकन हो रहा है, कृषक अवस्था का अंकन हो रहा है, झोपड़ियाँ बन गई हैं, झोपड़ियों का भी अंकन हो रहा है। मानव का अब स्वतंत्र व अधिक स्वाभाविक अंकन किया जाने लगा। जाहिर सी बात है कि कला का अब विकास ज़्यादा अच्छे से होने लगा था, यानी कला के जो भाव होते हैं, उनका जो चरित्र होता है कला का, वह यहाँ ज़्यादा प्रखर रूप से सामने आने की चीज़ें हम लोग देख सकते हैं अपने आँखों से। और सबसे नई बात जो हुई वह यह हुई कि अब लिंग भेद स्पष्ट हो गया। अब तक मानव बनाए जा रहे थे तो, लेकिन ये नहीं पता था कि वह फलाना मानव स्त्री है अथवा पुरुष है। अब यहाँ पर स्त्री पुरुष के शरीर की संरचना का भेद आपको दृष्टिगत होने लगता है कि स्त्री को दिखाया जाएगा तो किस प्रकार से दिखाया जाएगा, पुरुष को दिखाया जाएगा तो किस प्रकार से दिखाया जाएगा। ये चीज़ आपको आप यहाँ से प्राप्त होने लगती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अब कुछ कर्मकांडों को भी, उनका भी संकेत मिलने लगता है कि ये लोग कुछ कर्मकांड वगैरह भी करने लगते हैं। यानी वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने किसी प्रियजन को दफना रहे हैं। ऐसे एक दो जो है उदाहरण हमको प्राप्त होते हैं इस टाइम पीरियड पे। अब जो अंतिम श्रेणी आती है उसको नाम दिया गया है प्रचलित। यहाँ तक आते आते जो सांस्कृतिक विशेषता है वह ज़्यादा हावी हो जाती है, तो सांस्कृतिक तत्वों का अंकन ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर किया जाने लगा है। अब इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि यह क्षेत्र विस्तार का समय था, यानी कि वह जो कार्ल मार्क्स ने एक थ्योरी दी हुई है, इतिहास को उसने जो 6 चरणों में बांटा हुआ है। आप में से जो लोग पॉलिटिकल साइंस के हैं वो भी इस बात को कनेक्ट कर पाएंगे, जो लोग बीए थर्ड ईयर में हैं वो लोग इसमें अप्रोचेस पढ़ने वाले हैं पेपर सेकंड में, वो भी इस बात को समझ पाएंगे। और जो एमए वाले हैं वो तो अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि कार्ल मार्क्स ने संपूर्ण इतिहास को 6 चरणों में बांट दिया है। तो वो कहता है कि जो पहला चरण था आदिम साम्यवाद का युग था, यानी कि वहाँ पर सब बराबर थे, कोई किसी का अपना व्यक्तिगत कोई चीज़ नहीं थी, चाहे वह इंसान हो, चाहे वह ज़मीन हो, चाहे वह पशु हो, सब सबकी संपत्ति थी। यहाँ तक कि कोई किसी की व्यक्तिगत पत्नी नहीं थी, कोई किसी का व्यक्तिगत पति नहीं था। ये वो समय था। लेकिन वो कहता है कि जिस दिन किसी इंसान ने एक बाड़बंदी कर दी, जो ताकतवर इंसान था उसने बाड़बंदी कर दी, और बाड़बंदी करके ये बोला कि ये फलाना जो क्षेत्र है वो मेरा अपना निजी है। उसने किसी स्त्री को अपने साथ रखा और कहा कि ये मेरी अपनी निजी पत्नी है, तो उसी दिन से आपका आदिम साम्यवाद का युग समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर आप पाते हैं कि क्षेत्र विस्तार का मामला, अब जब ऐसा कोई करेगा तो कोई उसका प्रतिद्वंदी भी खड़ा होगा, युद्धों की संभावनाएं होंगी, तो इसलिए इस श्रेणी में युद्धों का अंकन भी होने लगा है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसमें योद्धाओं का अंकन होने लगा है, यहाँ पर तीर, धनुष, भाला, बर्छा, इन सारी चीज़ों का भी अंकन होने लगा है। तलवार ढाल के साथ योद्धाओं का अंकन हो रहा है। अब चूंकि चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं, इसलिए यहाँ पर आपको मिलेगा कि प्रतीकों का भी अंकन हो रहा है, सिंबल्स का अंकन हो रहा है। वहाँ पर आपको स्वास्तिक मिल रहे हैं। स्वास्तिक मैंने बताया ही था क्लासरूम में, या फिर आप आगे चल के पूछ लीजिएगा कि हंटिंग गैदरिंग
का जो समय था, स्वास्तिक की प्राचीनता वहाँ तक जाती है, यानी पाषाण काल तक जाती है। अब यहाँ पर आपको साफ साफ उसका अंकन तक मिल रहा है। तो स्वास्तिक की उत्पत्ति पर अगर हम जाएंगे तो किसी भी धर्म विशेष से स्वास्तिक चिन्ह को जोड़ना पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि स्वास्तिक धर्मों से भी प्राचीन है। कभी क्लास में आप लोगों को पूछना हो तो इस बारे में पूछ लीजिएगा, मैं बताऊंगा कैसे। तो खैर, स्वास्तिक का अंकन हो रहा है, ज्यामितीय चित्रण हो रहा है, गोल आकृति का अंकन हो रहा है, स्फेयर बना के वहां से किरणें निकालने की कोशिश की जा रही हैं। इसका मतलब है कि सूर्य का अंकन हो रहा है। तो सूर्य को आज की डेट में हम देवता मानते हैं, लेकिन पाषाण काल में भी उसको एक पवित्र रूप में लिया जाता था। उसका कारण सिंपल सा था कि भैया जब सूर्योदय होता है तो जो हिंसक पशु हैं, जंगली जानवर हैं, जिनसे आदिमानवों को खतरा होता था, वो छुप जाते थे, भाग जाते थे, और इंसान के लिए विजिबिलिटी सामने आ जाती थी कि भैया वो विजिबल हो जाता था सब कुछ। तो इसीलिए उसने सोचा कि सूर्य कोई अच्छी चीज़ है, कुछ अच्छा है, तो इसका क्या करना चाहिए, इसके लिए हमारे मन में सम्मान का भाव होना चाहिए। और यह सिर्फ भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ नहीं, दुनिया की समस्त सभ्यताओं में सूर्य को देवता के रूप में अंगीकार किया गया है। बीए सेकेंड ईयर में आप लोग इसको मिस्र सभ्यता में, मेसोपोटामिया सभ्यता में, यूनानी सभ्यता में, इन सभी सभ्यताओं में आपने पढ़ा होगा। इसलिए यहाँ पर सूर्य का भी अंकन होता है। इसके अलावा भाई जब इतना सब विकास हो रहा है तो थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, थोड़ा सा मनोरंजन भी होना चाहिए। तो नाच गाना बजाना ये सब चीज़ें भी शुरू हो गई। पशुपालन हो चुका था तो पशु चराते हुए दृश्य भी आपको मिलने लगेगा। इसके अलावा अब चूंकि ये सारी चीज़ें अब कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं तो यहाँ पर धर्म का भी प्रवेश होता है। आज की डेट की तरह धर्म नहीं, प्राकृतिक धर्म की तरह। तो वहाँ पर पूजा अर्चना का भी आपको साक्ष्य मिलने लगता है तो किस प्रकार से प्राकृतिक तत्वों के प्रति अपना जो है ग्रेटिट्यूड व्यक्त कर रहे हैं, अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं कि उनसे उनको लाभ हो रहा है। शुरुआत में जो धर्म का स्वरूप था वो बहुत ही साधारण था कि भैया जिस चीज़ से हमको लाभ हो रहा है उसको हमने अपना धार्मिक अभिप्राय बना लिया, किसी भी चीज़ से जो लाभ हो रहा है। मान लीजिए सूर्य की बात हमने अभी कर दी कि सूर्य से हमें क्या हो रहा है, हमें उससे रोशनी मिल रही है, पशु भाग जा रहे हैं, तो सूर्य को ऑस्पिशियस सिंबल बना दिया। इसी प्रकार से जल पीकर हमारी प्यास तृप्त हो रही है, बिना उसके हम जीवित नहीं रह सकते हैं, तो जल को देवता बना दिया गया। इसी प्रकार से न केवल लाभ बल्कि डर भी एक बड़ा तत्व था जहां पर आपको प्राप्त होता है कि उसे पवित्र मान लिया गया सिर्फ डर की वजह से। फॉर एग्जाम्पल सांप, उन्होंने देखा सर्प, तो सर्प क्या होता है कि भैया अगर सर्प काट ले तो बहुत ज़्यादा इंसान के पास टाइम नहीं मिलता है, उसका परलोकवास होना तय है। तो इसीलिए उन्होंने सर्प को पूज्य बना लिया कि भैया सर्प की पूजा करेंगे तो सर्प हमको काटेगा नहीं, ऐसा उनका मानना था। इसी प्रकार से धरती, जहाँ से सब कुछ उपज रहा है, उत्पादकता धरती के अंदर है, तो हमने धरती को देवी मान लिया। पेड़ से हमें फल प्राप्त हो रहा है, उससे हमें प्राणवायु ऑक्सीजन मिल रही है। ऑक्सीजन की समझ तो उस समय नहीं रही होगी, लेकिन फल तो मिल रहा है ना, फल मिल रहा है, छाया मिल रहा है, इतना पर्याप्त है किसी भी चीज़ को देव मानने के लिए, देवी मानने के लिए। तो आदि मानवों ने उनको भी अपना पूज्य मान लिया। तो इसी प्रकार से धर्मों का विकास हुआ है। आज की डेट में विभिन्न धर्मों में इन तत्वों की उपासना हमको दिखाई पड़ती है दूसरे रूप में, लेकिन उसकी जो शुरुआत थी वह इसी प्रकार से थी। तो आप देख रहे हैं कि अभी हम कह रहे थे कि भैया ये प्रागैतिहासिक कला है, इंसान में संस्कृति सभ्यता का विकास नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम इसका अध्ययन क्यों करें, तो आप समझ पा रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला का अध्ययन करना। क्योंकि हमें आज को समझने के लिए और आज और प्राचीनतम काल के बीच का जो अंतर है, जो मार्जिन है, अरे किसी और की याद आ रही होगी, अब मार्जिन बोल रहे हैं, लेकिन जो ये मार्जिन है इसका विकास किस प्रकार से हुआ है, इसको जानने समझने के लिए आपको प्रागैतिहासिक चित्रकला का अध्ययन करना अनिवार्य है, अपरिहार्य है। तो धर्मों का विकास इसी प्रकार से होता है। इसी टाइम पीरियड पे यही वो समय था जब लिंग और योनि की पूजा शुरू हुई,
क्योंकि इंसान जब थोड़ा सा सोचना शुरू किया, थोड़ा सा उसका दिमाग विकसित हुआ, कि वह जब आदि मानव से होमो सेपियंस की तरफ बढ़ रहा था, तो उसने सोचा कि हमारा अस्तित्व कैसे है, हम दुनिया में कैसे आए। तो उसने सबसे पहले उसको एक ऑस्पिशियस सिंबल के रूप में जो है अंगीकार कर लिया कि यह भी हमारे लिए पूज्य है, क्योंकि हमारा अस्तित्व इन्हीं के कारण है। इसीलिए आप देखेंगे कि लिंग पूजन की जो परंपरा है संपूर्ण विश्व में मिलता है। क्या मेसोपोटामिया सभ्यता, क्या मिस्र सभ्यता, क्या माया सभ्यता, क्या वांगो नदी घाटी सभ्यता, क्या हड़प्पा सभ्यता, सर्वत्र आपको लिंगाकृतियां मिली हैं। या तो उनके चित्रण अभिप्राय मिले हैं, या तो उनकी स्वाभाविक उनका जो है मूर्तन मिला है, लेकिन मिला है। तो यही वो समय था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इन 5 श्रेणियों में बांटकर हम स्वाभाविक रूप से आराम से हम प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला का अध्ययन कर सकते हैं। अब इस क्लास से संबंधित अगर कोई आपके पास प्रश्न है, वाजिब प्रश्न है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगले किसी टॉपिक के साथ हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।